So, sir, from this one conflict, let's move to the other conflict in the other part of the world, and that is the West Asia, the eastern shores of the Mediterranean Sea. Right. वैसे तो the Mediterranean is a very beautiful place, but eastern shores are having a bloodshed. Hamas, they attacked Israeli on their territory, and Israel retaliated. Now Hezbollah has also joined in, and it's like a war party going on there. Hmm. Pagers, they are blasting. So Not just pages. They were news that goats were even blasted. oh my god. So like, what is this issue in West Asia, Hmm. and like, is there any connection between the two issues, and like, what is the Indian interest in West So Asia? so I'll take a little time to explain the origins of it. Where does it start, Sure. and then how it converts into a proxy war. And it's very important for the audience to know कि कौन players हैं और Hmm. इनका interest कहाँ पे Right. aligned है. I think that is something And that the the audience. geography also, if you can Geography also, yeah, and also उस perspective से भी कि मीडिया में बहुत सारी चीजें ना biased आती है. So somebody like because I am saying this might be controversial, but ठीक है, all eyes on Rafa like right. was very popular. But वहीं पे आप देखो कि what you are supporting, that's okay, what your opinion is, but it's very important for the audience कि उन्हें पूरी information हो चीज़ों के बारे में. ठीक है, so when you're supporting Rafa, then you should also be supporting something else. So coming to the history of it, see this area जो आपका मिडिल ईस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, why first state is called as मिडिल ईस्ट, बिकॉज एवरी जो यूरोपियंस हैं उनमें हमेशा से ये नोशन था कि वर्ल्ड इज वो वर्ल्ड के सेंटर में है. तो उनके जो ईस्ट में लाई करता है और थोड़ा मिडिल में था, बिकॉज कंप्लीटली ईस्ट वाज जापान एंड ऑल ऑफ दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. तो उनके जो थोड़ा ईस्ट में था वो उसके मिडिल में आ गया मिडिल ईस्ट. और ये जो रीजन है यहाँ पे मोस्टली आप देखोगे अरब मुस्लिम्स डोमिनेटिंग रीजन्स था. अब यहाँ पे भी एज वी मेंशन्ड अर्लियर की दिस वाज अ प्ले ग्राउंड फॉर ऑल दीज यूरोपियन कॉलोनाइजर्स. तो चाहे वो फ्रेंच हों चाहे वो ब्रिटिशर्स हों. तो ये जो इसराइल पैलेस्टाइन का इशू चालू होता है वो एक्चुअली में आप देखोगे इनिशियली इट वाज एन अरब स्टेट ओनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट देन ब्रिटिशर्स आए और फ्रेंच आए, उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ. ठीक है, उसको उन्होंने ब्रिटिश मैंडेट और फ्रेंच मैंडेट बोल के उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे कंट्रोल करेंगे. देन दे रियलाइज कि ये मैनेज नहीं हो पा रहा है. सो देन दे साइंड एन अग्रीमेंट, साइक्स पाइकॉट अग्रीमेंट है, जिसके बाद डिसाइड हुआ कि भाई वी विल स्टैब्लिश एक पैलेस्टीनियन स्टेट. पहले से था वहाँ पे, उन्होंने बोला कि हम जूविश लोगों को एक यहाँ पे जो है एक कंट्री बना के अलग से देंगे. एंड उसको थोड़ी स्ट्रेंथ इसलिए भी मिली बिकॉज जायनिस्ट मूवमेंट चालू हुआ था, एंड स्पेशली आफ्टर द हिटलर्स होलोकॉस्ट जो हुआ अगेंस्ट द जूस. तो वर्ल्ड के जहाँ सारे जो जूस थे वो यहाँ पे आने लगे. एंड क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन्होंने बोला ही था कि भाई हम आपको एक कंट्री बना के देंगे, तो दिस एक इन्फ्लक्स हो गया इनका लोगों का यहाँ पे. तो अब क्या है, ये ऑब्वियसली वहाँ पे इट स्टार्टेड एज अ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि यूएन के लिए सबसे पहला जो टास्क था वो यही था कि आप इजराइल पैलेस्टाइन इशू की बाउंड्री डिसाइड करिए. दैट वाज द फर्स्ट टास्क गिवन टू देम, जिसका सोल्यूशन वो आज तक नहीं दे पाए हैं. इसीलिए बहुत क्रिटिसिज्म भी है. यूएन रिफॉर्म्स आर इन न्यूज़ एवरी डे. या लाइक सो आप मतलब आप देखिए कि वो एक प्रॉब्लम अभी तक ये लोग सॉर्ट नहीं कर पाए. सो हैविंग सेड दैट, तो ये सिचुएशन जो है अब क्या है कि व्हेन दिस जूइश स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट लाइक लाइक्ड बाय द पैलेस्टीनियंस. देन वाज अदर neighboring countries like Syria and Egypt were involved. तो वो तो आपकी ऑडियंस वैसे भी जानती होगी, बट आई विल नॉट गो मच इनटू डिटेल अबाउट दोज अरब इजरायली वॉर एंड 6 days war. बट देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट द हमास अटैक. सो हमास अटैक एक्चुअली हैपेंड ऑन द डे ऑफ रिमेम्बरेंस, जो इसराइलीज और जूइश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे है. उसको यौम किपुर बोला जाता है. दिस इज अ वॉर. So this was basically this is one of the holiest days for Okay. it's like a festival for them, which is the holiest day for Jewish. Yom Kippur उसको बोलते हैं. तो जब ये 1967 में एक इजरायली अरब वॉर हुआ, उसको रिटेलिएट करने के लिए पैलेस्टीनियंस और बाकी अरब फोर्सेस ने योम किपुर के दिन ही अटैक किया था. ओके. तो हमास ने भी उसी को ही लेके योम किपुर के दिन ही इस बार इन्होंने 7 अक्टूबर को अटैक किया था. 7 अक्टूबर को होता है वो. और उस दिन क्या था, छुट्टी का दिन था. ठीक है, एवरीबडी वाज हाँ, छुट्टी का दिन था. पार्टीज भी बहुत हो रही थी. पार्टीज हो रही थी वहाँ पे, जो आपने वीडियोस देखे, हॉरिफिक वीडियोस. सो वो यौम, एक तो वो सिग्निफिकेंस हो गया वहाँ पे कि इन्होंने यौम किपुर को ही रिटेलिएट करने के लिए एक तरीके से वहाँ पे इन्होंने हमला किया. एंड दूसरा क्या है कि आई थिंक हमास जो है उसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि हाउ डिड हमास कम इनटू द पिक्चर.
तो जब ये इजराइल पैलेस्टाइन इशू कॉम्प्लिकेट होता होता चला गया, मल्टीपल ऑस्लो अकॉर्ड साइन किए गए उनके पीस एग्रीमेंट के लिए, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बनी पैलेस्टाइन में उसको पीएलओ बोला जाता है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यासिर अराफात उनके बड़े फेमस लीडर थे। ही ट्राइड टू काइंड ऑफ ब्रिज द गैप कि किसी तरीके से, दो ही वॉज अ रेडिकल लीडर बट देन थोड़े से वो कंजर्वेटिव हुए बीच में, ही ट्राइड टू ब्रिंग अ सोल्यूशन बट उनका असैसिनेशन हो गया, जो माना जाता है कि ही डाइड इन स्लीप, विच सम पीपल ब्लेम इज ऑन मोसाद। बट देन तो वो क्या हुआ, बिकॉज पीएलओ बिकेम अ लिटिल न्यूट्रल, तो उसको काउंटर करने के लिए एक नया पॉलिटिकल और कह सकते हो मिलिट्री विंग आया जिसका नाम था हमास एंड फतेह। तो हमास एंड फतेह दो पार्टीज हैं जो एक्सट्रीमिस्ट एक आइडियोलॉजी में बिलीव करती हैं, एंड दे बिलीव कि डायलॉग से बातचीत नहीं चलेगी, दे बिलीव इन रेडिकल एक्शन। तो ये हमास का जो कंट्रोल है, उनका मेजर कंट्रोलिंग एरिया इज वेस्ट बैंक, जहाँ पे ये सारा इशू होता है, ठीक है, वेस्ट बैंक टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन एंड टुवर्ड्स द गाजा स्ट्रिप। सो वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, ये सारे एरिया में इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। वेस्ट बैंक में पीएलओ है, लेकिन पीएलओ की जगह इस समय फतेह का ज़्यादा कंट्रोल है। नाउ हमास कंट्रोल्स द इंटायर एरिया ऑफ वेस्ट गाजा स्ट्रिप। सो नाउ गाजा के साथ अगेन प्रॉब्लम ये है कि गाजा इज लाइक अ लैंडलॉक्ड जेल, ठीक है, इधर से लैंड है, उधर से पानी, कहीं नहीं जा सकते आप। अब ये क्या करते हैं, गाजा से रॉकेट्स फायर करते थे पहले, तो वो तो चलो आयरन डोम वाज एबल टू कैप्चर फ्रॉम इजरायली साइड से। अब इन्होंने सोचा कि भाई कुछ तो सोल्यूशन निकल नहीं रहा है, तो इस बार दे प्लान्ड दिस अटैक। नो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज बेसिकली ट्रिगरिंग कि आपने शेर के मुंह में हाथ डाल दी वाली बात कर दी। एंड कहीं ना कहीं इसमें आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उनका भी चूक था बहुत बड़ा, उनके इंटेलिजेंस का फेलियर है ये। तो वो मोसाद का भी फेलियर था, उन्होंने एंटिसिपेट ही नहीं किया था कि ये इस लेवल का भी अटैक, क्योंकि इन्होंने भी 3 लेवल से अटैक किया था, लैंड से भी हमला किया एंड एयर से भी, थ्रू माइक्रोलाइट्स दे अटैक्ड। तो वो कहीं ना कहीं उनका फेलियर था, बट नाउ मोसाद इज टेकिंग इट बैक एक एक करके, चुन चुन के। बट अगर आप देखोगे जो अभी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू मैंशनड अबाउट दीज ब्लास्ट्स, उनके वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हो रहा है, उनके पेजर्स में ब्लास्ट हो रहा है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज हैपनिंग जस्ट नाउ। एक्चुअली में अगर आप देखोगे ये जो पेजर जिस कंपनी ने बनाया है, ये 10 साल पहले बने थे, और ये बनाया ही इन्हीं के लिए गया था। सो ये प्लानिंग 10 साल पहले हुई 10 साल की पहले की प्लानिंग थी जो अब एग्जीक्यूट हो रही है, ये कंपनी ने बनाया है इसीलिए था। ये तो आप नॉर्मल डिवाइस में देखोगे लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, वो इस लेवल का तो ब्लास्ट हो ही नहीं सकता ना, उसमें एक ब्लास्ट होगा चलो ठीक है, कुछ डैमेज हो गया आपकी बॉडी को, बट द लेवल ऑफ ब्लास्ट दैट इज हैपनिंग, तो उसकी रिसर्च की गई, उसमें पाया गया कि दिस वाज एक्चुअली प्लान्ड वेल इन एडवांस फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज लाइक दिस। सो अब आप देखो कि मोसाद किस लेवल की प्लानिंग कर रहा है एंड किस लेवल की इजरायली इंटेलिजेंस की प्लानिंग है। बीच में इट वाज अ बिग सेटबैक ऑफ कोर्स फॉर देम। सो नाउ कम्स द पिक्चर ऑफ द अदर प्लेयर्स। Now you talked about Hezbollah. Yeah. So now you have to understand who is Hezbollah. So Hezbollah is an extremist wing of Lebanon. Now they are a Shia group. तो ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि ये सुन्नी शिया का इन्वॉल्वमेंट क्या है, बिकॉज दैट इज हाउ द ग्रेट गेम एंड प्रॉक्सी वॉर हैपेंस इन द मिडिल ईस्ट। Iran is Shia, Saudi Arabia is a Sunni faction. Absolutely. So Shia and Sunni are the two major sects हैं आपके इस्लाम के, एंड उनकी जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है उनके बीच में इस चीज़ को लेके कि प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर कौन है, ठीक है, विल नॉट गो इनटू दैट रिलीजियस डिटेल्स। तो उसको लेके इनके बीच में हमेशा से डिस्प्यूट रहा है। अब ईरान जो है वो लीडर माना जाता है वर्ल्ड में शिया मुस्लिम्स का, ठीक है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। इनफैक्ट जब आप देखेंगे इंडिया में भी या किसी कंट्री में ईद होती है तो 2 अलग अलग डेज पे होती है, ठीक है, क्योंकि शियाज के लिए अलग दिन है और उसका अगला दिन, और सुन्नीस के लिए अलग होता है। और सुन्नी लीडर जो है वो डी फैक्टो आपका है सऊदी अरेबिया, बिकॉज ऑफ मक्का एंड मदीना बीइंग द 2 होलीएस्ट प्लेसेस वहाँ पे। वर्ल्ड की 3rd मोस्ट होलीएस्ट जो साइट है इस्लाम की वो है आपकी जेरूसलम में, दैट इज द अल अक्सा मॉस्क। और वहाँ पे और भी 2 इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, आपकी एक जूस के लिए है और आपके जो है जो क्रिश्चियंस है उनके लिए भी है। सो तीनों, अब कॉम्प्लिकेशन इसलिए बढ़ जाता है कि वाई जेरूसलम बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द 3 कि वो तीनों साइट अगल बगल हैं और जेरूसलम कोई देना नहीं चाहता। जेरूसलम पे ही सारा कॉन्फ्लिक्ट भी काफी है, सारा कॉन्फ्लिक्ट उसी को लेके है। इनफैक्ट इसीलिए वहाँ पे एम्बेसी नहीं है, बट यूएस ने बोला है कि नाउ यूएस की एम्बेसी, उन्होंने यूएस एम्बेसी एक्ट पास करके उन्होंने ये रिकग्नाइज कराया कि नाउ जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इजराइल एंड नॉट टेल अवीव। ओके, तो वो अगेन इज अ जियोपॉलिटिक्स का पार्ट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिजबुल्लाह, सो हिजबुल्लाह इज अ शिया डोमिनेटेड ग्रुप। नाउ व्हाट हिजबुल्लाह डज इज कि वो ईरान के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ईरान उनको पैसे, फंडिंग एंड वेपन देता है।
और पूरे लेबनान में आप देखोगे, अच्छा लेबनान की भी ना थोड़ी जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। सो वहाँ पे क्या होता है कि द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में वहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे पोजीशन रिजर्व रहती है। तो Okay. प्रेसिडेंट शुड बी फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, जो स्पीकर की पोस्ट होगी वो क्रिश्चियन होगा, ठीक है। Okay. तो वहाँ पे इस बेसिस पे डिवीजन है। अच्छा, वहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि अभी इस समय गवर्नमेंट के पास कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे सारा कंट्रोल हिजबुल्लाह करता है। हिजबुल्लाह ही हैज़ ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो, हैज़ द मिलिट्री विंग ऑल्सो, एंड फॉरेन पॉलिसी पे भी ये कंट्रोल करते हैं। तो हिजबुल्लाह नॉर्थ से प्रेशर डाल रहा है इसराइल के ऊपर। इफ यू सी द ज्योग्राफी, सो नॉर्थ इज लेबनान, बीच में इसराइल, और इसराइल के अंदर इधर वेस्ट बैंक, एंड टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन इज द गाजा स्ट्रिप। Gaza Strip. Right. तो ऊपर से हिजबुल्लाह प्रेशर डाल रहा है, इधर से आपका हमास एंड फतेह, मेजरली अब हमास ही है। और नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाएं इसराइल के, जहाँ पे आपका सी ऑफ गलीली है, जो उनका फ्रेश वाटर सोर्स, ओनली फ्रेश वाटर सोर्स है, डेड सी के जस्ट ऊपर, उधर है आपका सीरिया। अब सीरिया इज ऑल्सो प्रो पैलेस्टाइन, बिकॉज सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम नेशंस हैं। उनके जस्ट इधर जो वेस्ट बैंक के आप राइट में जाएंगे इज जॉर्डन। नाउ जॉर्डन क्या है, थोड़ा न्यूट्रल कंट्री, बट है वो भी प्रो पैलेस्टाइन ही, Right. ठीक है। और जब आप इधर की तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स द गाजा स्ट्रिप की तरफ जाएंगे, तो इजिप्ट है, पूरा साइनाई पेनिनसुला आ जाएगा आपका। तो ये सारे कंट्रीज शुरू से इन्वॉल्व थे इसराइल के ऊपर अटैक करने में, बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द जूइश स्टेट जो स्टैब्लिश किया गया। अब यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर कैसे चल रहा है, अब हमास फतेह प्रो पैलेस्टाइन, हिजबुल्लाह प्रो पैलेस्टाइन बिकॉज ऑफ बीइंग इस्लामिक कंट्री। अब भले ही वो ईरानियन सपोर्ट हो, क्यों ईरान सपोर्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज ईरान का सबसे बड़ा एनिमी इजराइल। Israel. Okay. अभी आपने देखा होगा 2 बड़े-बड़े असैसिनेशन हुए हैं, ठीक है। इज़राइल के जो रेवोल्यूशनरी ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, व्हिच इज़ देयर सीक्रेट सर्विस, उनके हेड को असैसिनेट किया इराक में थ्रू अ ड्रोन, एंड देन अनदर असैसिनेशन हैपेंड। तो ईरान को ये चाहिए कि भाई मेरे को इज़राइल को तबाह करना है, इज़राइल को चाहिए कि मेरे को ईरान को तबाह करना है। तो बीच में ऊपर आ गया हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह क्या करता है, यहाँ से अटैक कर रहा है। तो दैट इज व्हाई नाउ यू सी द बॉम्बिंग्स दैट आर हैपनिंग, और द अटैक्स व्हिच आर हैपनिंग वाया इजराइल इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ लेबनान, जहाँ पे हिजबुल्लाह डोमिनेट करता है। तो वो एक वहाँ पे प्रॉक्सी है। सो ये तो इस एरिया की प्रॉक्सी हो गई। अब इसी को अगर आप थोड़ा एक ब्रॉडर विजन पे लेके जाओगे, सो इफ यू एक्सपैंड द मैप नाउ इन द मिडिल ईस्ट रीजन, सो यू हैव सऊदी अरेबिया। नाउ सऊदी अरेबिया का प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ, और फॉर दैट मैटर उनका प्रॉब्लम क्यों है, इज ईरान एज अ कंट्री, ठीक है, दे बेसिकली ट्राई टू रेसिप्रोकेट ऑन द बेसिस ऑफ ईरान। सारी प्रॉब्लम कहाँ से चालू होती है, देखो सऊदी अरेबिया कुछ नहीं था, जब एक डेजर्ट था। जब 1930s में ना वहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी हुई, तो 1932 में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया स्टैब्लिश किया गया। ये ट्राइब्स थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मल्टीपल ट्राइब्स से लड़ मड़ के उन्होंने क्या किया, एक जो सबसे डोमिनेंट ट्राइब थी वो बन के रूलर वहाँ के अल साउद फैमिली, जिसके अभी मोहम्मद बिन सलमान इज द क्राउन प्रिंस जो रूलर है। अब तेल जैसे मिला, तो उस समय यूएस को तेल चाहिए था, तो यूएस ने सबसे पहले जाके ट्रीटी साइन कर ली, और उन्होंने कहा हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो सऊदी अरेबिया बिकेम अ मेजर प्लेयर देयर। ऑफ कोर्स तेल पूरा ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल बिकॉज दे आल्सो रियलाइज पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो अब सऊदी अरेबिया ना कंसिस्टेंटली स्टेबल रहा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वहाँ पे ऐसा डिसरप्शन हुआ नहीं। ऑन दी अदर हैंड एग्जैक्ट ऑपोजिट ईरान में हुआ। ईरान इज अ वेरी बिग कंट्री, बट ईरान के साथ प्रॉब्लम ये रहा, वो भी यूएस के इन्फ्लुएंस में था, लेकिन वहाँ पे हमेशा डिस्टेबलाइजेशन रहा। तो जो टू कट द द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट है जो ईरान में हुआ, जिसने पूरा हिला के रख दिया उस रीजन को, इज द 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन। Revolution. Right. ठीक है, अब वो हुआ क्यों था, क्योंकि उसके पहले जो रूलर थे मोहम्मद रेजा शाह, वो CIA पपेट थे। उनकी सीक्रेट आर्मी थी, रस्कर्स एंड सावक्स, ये सब, जो जैसे रस्कर इंडिया में आप बोलते थे कि हम लोग सीक्रेट आर्मी, वैसे सावक्स वहाँ पे होते थे। तो वो क्या करते थे कि कोई भी कुछ भी बोलता था उनके खिलाफ, तो असैसिनेशन कर देते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। तो सऊदी अरेबिया को रियलाइज हुआ कि भाई जो वहाँ हुआ वो यहाँ पे भी हो सकता है, दैट कैन हैपन ओवर हियर, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ किंगडम, दे वर ऑल्सो अ किंगडम बिफोर दैट। अब वहाँ पे क्या हो गया, इट बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक, तो इनका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। एंड देयर हैव बीन मल्टीपल रिपोर्ट्स बाय CIA एंड अदर एजेंसीज ऑल्सो, जो ये बोलती हैं कि ईरान जो है वो कर रहा है एक्सपोर्ट, कि सऊदी अरेबिया डिस्टेबलाइज हो। तो इराक बेचारा बीच में फंस गया, तभी मैंने बोला इराक, आई डोंट वांट बांग्लादेश टू बी द नेक्स्ट इराक। Okay. सो इराक इज बिटवीन दीज टू कंट्रीज, एंड देन ऑफ कोर्स द फॉरेन प्लेयर्स केम इनटू द पिक्चर। तो सऊदी अरेबिया इज ऑलवेज नर्वस कि ये जो है हमारे लोग तख्ता पलट ना कर दें। सो दैट इज व्हाई नाउ यू सी दैट मोहम्मद बिन सलमान क्यों अप्रिशिएट हो रहे हैं, बिकॉज ही इज नाउ ब्रिंगिंग वेरी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज। विमेन कैन नाउ ड्राइव, देयर कैन बी नाउ म्यूजिक प्लेड इन रेस्टोरेंट्स। सोचो ये अलाउड ही नहीं था पहले। तो बिकॉज दे डोंट वांट कि वो बिल्कुल जैसा डिक्टेटरशिप वाला रूल ईरान में हुआ, जिसकी वजह से नाउ व्हाट दैट कंट्री हैज बिकम,
should not happen in Saudi. Hmm. तो इसके चक्कर में क्या होता है, वो दोनों कभी डायरेक्टली नहीं लड़ते, वो लड़ते हैं थ्रू देयर प्रॉक्सीज. दैट इज वेयर द वर्ड प्रॉक्सी वॉर हैज कम टू द पिक्चर. जैसे हम लोग प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाते थे, तो अब हमारे बिहाफ पे कोई और लड़ रहा है, तो उन्होंने इराक को लड़ा दिया हाँ. ऐसे ही. ठीक है, अब क्या है, अब डायरेक्टली अब इराक तो खत्म ही हो गया एक तरीके से. अब किसको लड़ाएं, तो हिजबुल्लाह हमास को फंडिंग देते हैं. उधर से सीरिया बशर अल असाद है, Hmm. ठीक है, उधर से फंडिंग चल रही है. तो ये है. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है यमन में. Yemen, right? I was about to come to that वहाँ पे जो हुदी rebels हैं, हाँ, they are now also attacking Israel. राइट Recently वो भी न्यूज़ में इस वजह से ही थे. राइट So राइट. like what is this Yemen का गेम? सो देखो, यमन का पहले तो आपको देखो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैपिंग के परस्पेक्टिव से, कि ऊपर सऊदी अरेबिया है, इधर यमन है, ठीक है, वेरी क्लोज टू द बाउंड्री ऑफ अफ्रीका. तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक रीजन है जहाँ पे ये बब अल 4 मंडेब कंट्रीज हैं. स्ट्रेट. एग्जैक्टली. सो 4 कंट्रीज है वहाँ पे, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, ये सारी कंट्रीज है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं. सो दे आर थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट जिनको बोलते हैं, बिकॉज वर्ल्ड का मेजर कार्गो, मैरीटाइम कार्गो Right. शिपमेंट वहीं से पास होता है. तो अब यमन को पता है कि वहाँ के रेबल्स को पता है कि वी आर सिटिंग एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन. यमन का प्रॉब्लम ये है कि यमन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो अथॉरिटी है, दैट इज रूल्ड बाय सुन्नी मुस्लिम्स. ठीक है, तो उनको सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया. बट जो रेबल्स हैं उनके, वो हैं हुथी, दोज आर शियाज. तो वो प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया. Right. अब ईरान क्या है कि वो ऑब्वियसली हुथीज को सपोर्ट कर रहा है, वेपन्स दे रहा है, उनको ड्रोन्स दे रहा है. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि उन्होंने, हुथी रेबल्स ने सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी पे ड्रोन अटैक किया था. हाँ, yeah, right. राइट. सो अरमाको अरामको, या Aramco, अरामको कंपनी, सो द Aramco. बिगेस्ट ऑयल रिफाइनर जो है उनका. सो दोज ड्रोन्स वर सप्लाइड बाय ईरान. Okay. And recently what they also did was they carried a very significant attack near the Red Sea. और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट को कैप्चर कर लिया था, अल हुदैदा पोर्ट को. Okay. अब अल हुदैदा क्या है कि वो वहीं पे है, आपके बबल मंदेब स्टेट के पास है. Mhm. अब कोई भी वर्ल्ड का जो वहाँ से शिप जाएगा, सो आपका समझ लीजिए 75 to 80% जो शिपमेंट जाता है मैरीटाइम का, जो साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, वो वहीं से जाता है वाया रेड सी Okay. होते हुए टुवर्ड्स सुएज कैनाल. तो वो पूरा खत्म हो जाएगा वहां से. तो दे ऑक्यूपाइड दैट एरिया. बड़ी मुश्किल से सऊदी अरेबिया ने उसको वहां से उनको दे वर एबल टू कैप्चर इट अगेन. सो वो अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रॉक्सी वॉर.